अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़ेरे बहस। नाजरीन, बढ़ती हुई दहशतगर्दी के पेश नज़र और चाइनीज़ ऑफिशल्स ने जब सीपैक पर काम करने वाले चाइनीज़ वर्कर्स की सिक्योरिटी गैर तसल्ली बख्श करार दी और पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम को अमन व अमान से जोड़ा, उसके फ़ौरी बाद हुकूमत ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मंजूरी दी थी। मगर इस पर अपोजिशन की कई जमातों ने ये कहकर एतराज़ उठा दिया था कि इस पर असम्बली में कंसेंसस नहीं हुआ और पार्लियामेंटेरियंस को एतमाद में नहीं लिया गया, जिसके बाद हुकूमत की इस ऑपरेशन को लेकर कई वजाहतें भी सामने आई कि ये आवाम को मुतासर नहीं करेगा। फिर उन्होंने ये भी बताया कि ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होगा और पूरा खित्ता इससे मुतासर नहीं होगा, और फिर ये भी कहा गया कि इस पर सबको एतमाद में लिया जाएगा। और फिर बिलाखिर हुकूमत ने इस मामले पर APC यानी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला कर लिया है। अब नाज़रीन, इससे भी ज़्यादा खुशाइन बात यह है कि इसमें शिरकत के लिए PTI भी मान गई है। तो क्या अब तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो पाएंगे, इसी पर बात कर लेंगे प्रोग्राम के पहले हिस्से में। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तज़िया का नजमुल साकिब साहब, राव खालिद साहब और साकिब बशीर हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का शुक्रिया। नजमुल साकिब साहब, देर आए दुरुस्त आए, क्या अब तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर पाएगी हुकूमत? जी शुक्रिया रामीन। देखिए, ये जो आपने कहा है ना कि अपने इंट्रो में कि वो हो रही है और PTI ने कह दिया है कि वो बीच में यानी शमूलियत इख्तियार करेगी, ये दोनों पे अभी तक सवालिया निशान इसलिए है कि उसके बारे में ख़बर तो आई, आज की खबर है कि जी APC होने लगी है और प्राइम मिनिस्टर ने फैसला कर लिया है, लेकिन उन्होंने तारीख नहीं बताई, नंबर 1, और नंबर 2 ये भी नहीं बताया, और उन्होंने कहा जी तारीख दी जाएगी जब हमने इत्तेहादियों से बात कर लेंगे, और उसके बाद ये है कि सारी पार्टियों को इसमें बुलाया जाएगा। ठीक। इसका मतलब है एज वी स्पीक, अभी जो हम बात कर रहे हैं ये लाइव जा रहा है 92 से प्रोग्राम, अभी तक हमारे पास तारीख नहीं है। ठीक है। अच्छी बात ये है, देर आए दुरुस्त वाली आपने जो बात की है वो इस तरह से अच्छी है कि फाइनली हुकूमत ने मान लिया कि इस तरह के हसास मामलात में अपोजिशन जैसी भी है, अपोजिशन है, उसको भी बीच में आना चाहिए और तमाम पार्टियों को मिल के करना चाहिए। देखिए, अगर आपकी पार्लियामेंट सही हाल में काम कर रही होती तो इस तरह की चीज़ें होती नहीं हैं। सही बात लगता ये है मुझे कि इस चीज़ का हुकूमत को अंदाज़ा था। पहले उन्होंने इसको अप्रूव किया है और उसके बाद उन्होंने देखा चलो देखते हैं रद्द अमल क्या आता है, और जब रद्द अमल शदीद आया है तो उसके बाद उन्होंने इस पर गौर व खौज किया है कि भाई APC भी होनी चाहिए। इसमें हैरान कुन बात जो है वो ये है कि इमरान खान की तरफ से वो जिस तरह आपने बताया जी कि PTI भी शिरकत करेगी। अच्छा, ये गा घी का चक्कर है, इससे थोड़ा सा हट के मैं आपको बताऊंगा कि ये जो आपकी APC है इसके साथ भी 3-4 अगर मगर लगे हुए हैं। ठीक है। इस वक्त की जो हुकूमत है अगर आप उसको देखें तो अगर और मगर का ये चक्कर जो है ये इलेक्शन से पहले से शुरू हुआ, आज तक शुरू है। मिसाल के तौर पे अगर बल्ला ना छीना जाता, अगर फॉर्म 45 पे ही फैसले होते, अगर फॉर्म 47 जो है वो इस तरह से ना होता, और अगर ये और मगर ये, और अगर जहांगीर तरीन और मगर यानी अलीम खान वगैरह और परवेज वगैरह ये वो, तो ये अगर मगर का चक्कर है। ये हुकूमत मेरे नज़दीक अगर मगर के चक्कर में ना सिर्फ खुद फंसी हुई है बल्कि अपनी आवाम को भी फंसाया हुआ है। अगर IMF ना होता तो ये बजट इस तरह का ना आता। तो ये जो APC है इसके बारे में भी मैंने देखा है, मैंने बल्कि इस पे गौर व खौज करके ना तो 4 अगर निकाले हैं, पहले वो आपको बताते हैं और उसके बाद ये देखते हैं कि इसका नतीजा क्या निकलेगा। पहला अगर ये है कि अगर APC का इनेकाद हो गया तो, जो कि अभी तक पता नहीं है। दूसरा अगर ये है जी कि PTI ने शिरकत की, APCI का जो है वो ये जो फैसला है, ये जो उन्होंने किया है, इसका मकसद पूरा होगा कि नहीं, इस पे भी अगर लगा हुआ है। ठीक है। तीसरा अगर सबसे अहम है, अगर APC में इत्तफाक राय ना हुआ, मिसाल के तौर पे PTI ये कहती है कि जी हमें मंजूर नहीं है, JUIF वाले कहते हैं जी कि इसमें ये तरमीम करे, तो क्या होगा? क्या ये जो आपका अज़्म इस्तेहकाम का प्रोजेक्ट है क्या खटाई में पड़ जाएगा? अहम तरीन जो अगर है वो है कि मुल्की हसास मामलात में PTI को अब हिस्सा डालना चाहिए,
और बजाय इसके कि खान की रिहाई का सिलसिला अलहदा है। जी बिल्कुल। खान की रिहाई का सिलसिला चलाते रहिए, लेकिन बीच में दरी असना ये भी देखना है कि इस मुल्क ने भी चलना है। और दहशतगर्दी का ये जो अफरीत आपके सामने है, जो पिछले कुछ महीनों से दोबारा से इसने सर निकाला है और बहुत सारे खदशात इसमें शामिल हैं, उसकी तरफ तवज्जो देनी है। उसके लिए आप सबका मिलजुलना, पार्लियामेंट को पार्लियामेंट बनाकर चलने का वक्त रामीन आ गया है। और इसमें ये सियासी पार्टियों ने ज़ातियात से हट के, अपनी पार्टी के मकसद मफाद से हट के थोड़ा सा मुल्क का सोचना है। और दरियसना अगर ये APC इस तरह की एक अवाम के लिए भी मंगवा ली जाए, अवाम के लिए भी इसको जो है उसका यानी इनेकाद हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि दहशतगर्दी तो अपनी जगह पे है, उसका तो मुकाबला करना है जी। उसमें बिजली की बात हो, उसमें बिजली के बिलों की बात हो, और ये जो रोटी इतनी ज्यादा यानी बढ़ गई, इसकी कीमत, बसों के किराए बढ़ गए हैं, ट्रेनों के किराए बढ़ गए हैं, अवाम जो पिस गए हैं, इनके बारे में भी शायद कोई APC जो है वो किसी को ख्याल आ जाए कि ठीक है, दहशतगर्दी जो है वो बहुत बड़ा अफरीत है और उसका मुकाबला करना। और उसके लिए हमने यानी उस प्रोग्राम को, उस प्रोजेक्ट को मुतहर्रक किया है, इस्तेहकाम यानी किया है, यानी अज़्म इस्तेहकाम प्रोजेक्ट शुरू किया है, लेकिन अवाम के लिए भी कुछ APC वगैरह होनी चाहिए। राव खालिद साहब, इस मामले की हसासियत जितनी ज़्यादा है, क्या ये बेहतर कितना ही अच्छा होता कि हुकूमत इस नहज पर आने ही ना देती मसला, बल्कि प्रोसेस फॉलो करती और सबका कंसेंसस ले लेती। लेकिन एक और सवाल जो मेरे जहन में आ रहा है वो ये कि क्या PTI के खदशात अज़्म इस्तेहकाम को लेकर ऐसे हैं जो कि कॉन्फ्रेंस से हल हो जाएंगे, या फिर इट इज़ मोर देन दैट? जी बिल्कुल, दोनों को दर्जा ब दर्जा एड्रेस करते हैं जी। पहला आपका इशू, बिल्कुल मैं टोटली एग्री करता हूँ कि हमारे यहाँ यानी ये मेरे तो कम अज़ कम समझ में ये बातें नहीं आती कि एक इशू है, तनाज़ा उस पर शुरू हो जाता है, हफ्ता 10 दिन 15 दिन एक दूसरे के खिलाफ बयानात अजीबोगरीब किस्म के ब्लो द बेल्ट भी चलता है और गद्दार तक करार दे दिया जाता है कि ऑपरेशन की हमायत नहीं कर रहे। फिर अचानक कहते हैं ओहो ये ठीक कह रहे थे, हम तो इत्मीनान में लेना चाहते थे, कोई मसला ही नहीं था, ये तो कोई बात ही नहीं थी, तो हम APC बुला रहे हैं जी। अब 15-20 दिन आपने इसको इतना कंट्रोवर्शियल बनाए रखा। आप खुद बता रहे हैं हमें कि चीन चाहता है ये इस किस्म का ऑपरेशन, एक हमारी ज़रूरत भी है, लेकिन आपने हमें बताया कि चीन हमारा बहुत ब्रदर और बड़ा अजीज़ मुल्क है, हमारा बड़ा ख्याल भी करता है, हम भी उसका ख्याल करते हैं। तो वो चाह रहा है, तो उसको इतनी कंट्रोवर्सी बना के अचानक आप फिर कहते हो ओह सॉरी ये तो गड़बड़ होगी, हम तो सारा इसी तरह करना चाहते थे। चले, आपने कहा देर आयत दुरुस्त आयत, मैं भी कहता हूँ देर आयत दुरुस्त आयत, बहुत अच्छा हुआ। अब इसको लेके कैसे चलना है इस APC को? क्या इसको आपने पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल करना है जमातों ने, हुकूमत से लेके अपोजिशन तक, या इसका वाकई कोई नेक नियति से इसको मुनक्कद किया जाएगा, या वो जो पंजाबी के गोंगलुओं तो मिट्टी चाड़नी है, या आपने कहने हमने तो कर लिया जी, देखिए हमने कंसल्ट किया, ये भाग गया, ये इस तरह हो गया, वो उस तरह हो गया। तो अगर उस तरह की पॉइंट स्कोरिंग करनी है, मेरा ख्याल है ये जब APC होगी उसका एक प्रॉपर एजेंडा होना चाहिए, बिफोर द टाइम शेयर होना चाहिए, उसमें इस ऑपरेशन की जो ज़रूरत और अगराज़ो मकासद क्या हैं ये शेयर होने चाहिए। ऑपरेशनल डिटेल्स नहीं होनी चाहिए, ज़ाहिर है वो तो होती भी नहीं है, वो तो आपने सीक्रेटली जो भी करना होता है, लेकिन उसका पर्पज़ आपको बताना चाहिए कि किस लिए आपको ज़रूरत है, और उसके नतीजे में जब ये आप करेंगे तो क्या आप हासिल कर पाएंगे। चीन के हवाले से भले हो, भले हमारे अंदरूनी हवाले से हो, भले बॉर्डर सिक्योरिटी के हवाले से हो, भले स्मगलिंग को रोकने के हवाले से हो, या मुआशी इस्तेहकाम के हवाले से हो, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के हवाले से हो, वो पूरी तरह उनको यानी, और फिर तमाम जमातों को ये मौका दिया जाए, 1 दिन 2 दिन उनको कहें कि जी हम ये चाह रहे हैं, आप इस पर अपना इनपुट हमें दें, राइटिंग में दें, यहाँ डिस्कशन कर लें, एक अच्छा कंप्रीहेंसिव किस्म की डिस्कशन करके फिर उसको किसी नतीजे पे अगर पहुँचेंगे, मेरा ख्याल है वो जो फैसला है और जो अब तक हुकूमत इकदाम उठाए वो भी उनसे शेयर करेंगे कि हम इस सिमत में जा रहे हैं। जी जी। उसके नतीजे में फिर जो कंसेंसस डेवलप होना को मुश्किल नहीं है, अच्छा आसानी से हो जाएगा। जहाँ तक आप बात करते हैं इसका, यानी कि मकसद ये कि तमाम हुज्जत नहीं होना चाहिए, इसको पर्पसफुल होना चाहिए और सिंसियरिटी से होना चाहिए, क्योंकि ये सीरियस मसला है, ये कोई मजाक नहीं है। आप जब एक इतनी बड़ी चीज़ के लिए जा रहे हैं और ज़रूरत भी है उसकी, तो उसमें जिसमें जानों
के जाने का खतरा हर वक्त मौजूद रहता है, और हम शहादतें दे रहे हैं मुसलसल इन्हीं ऑपरेशंस में, तो उसमें तो बहुत आपको कोई सियासत व्यासत इस किस्म की बात नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक पीटीआई की बात है, बड़ा अच्छा है, यानी अच्छा जेस्चर है उनकी तरफ से। अगर बानी पीटीआई इमरान खान साहब ने खुद कहा है कि हम शिरकत करेंगे, लेकिन अभी उनका पर्पस जो मेरी अंडरस्टैंडिंग और इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि वो देखना चाहते हैं कि हुकूमत का मतमा नज़र क्या है, जो मैं कह रहा हूँ कि उनको बताना चाहिए क्या, वो अभी ये असेस करना चाहते हैं कि हुकूमत चाहती क्या है। उसके बाद वो फैसला करेंगे कि हमने किस तरह से इसके साथ चलना है। इसलिए मैं कह रहा हूँ उसको कम्प्रीहेंसिवली डील करना चाहिए, और 2-4 दिन हफ्ता बैठना पड़ेगा उस पर, आप बात करें सीरियस गुफ्तगू करके, आप उसको किसी नतीजे पर पहुंचाएं। लेकिन साथ ही हम देखते हैं कि कल पीटीआई का जलसा इस्लामाबाद में उन्होंने अनाउंस किया हुआ है, तो आपने उनके बंदे गिरफ्तार करना शुरू कर दिए हैं। तो ये हर पार्टी जलसे कर रही है, हर जगह पे कर रही है, पूरे मुल्क में हो रहा है, सारा कुछ हो रहा है। एक तरफ आप ये काम करते हैं, दूसरी तरफ या तो कोई बहुत बड़ा कोई बलवा हो गया हो, कोई काम हो गया हो, एक जलसे का इनेकाद है, तरनौल पे आपके डीसी ने इजाजत दी हुई है उनको जलसा करने की, और अगर कोई ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाए जैसे बलवे वाली आपने बात की, तब जाके देख लिया जाए, तब गिरफ्तार भी कर लें आप, बेशक मुकदमा दर्ज कर दें, लेकिन पहले से रोक देना ये बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो वो आप फिर आपकी सिंसियरिटी कहाँ गई? आप एक दिन ये कह रहे हैं, उसी दिन आप दूसरा एक्ट कर रहे हैं, बंदों को उठा रहे हैं। आप उनका सेक्रेटरी का बेजर सा बंदा कोई है, रिजवान, मुझे पता चला, मैंने उसका बैकग्राउंड पता चला, वो ऑफिस में काम शाम करता है, बैठता है, ना उसका कोई सोशल मीडिया पे उस तरह से है, ना अदरवाइज कोई है, ना को किसी और चीज़ में इन्वॉल्व है। पिछले 3-4 साल में उसके बारे में कभी सुना नहीं। तो आज उसको घर से दफ्तर आ रहा था तो उस रास्ते में उठा लिया उसको। अब पता नहीं किसने उठाया। कहते हैं एफआईए की कस्टडी में है, रऊफ हसन साहब दावा कर रहे हैं। अब अल्लाह बेहतर जानते हैं, हुकूमत को वजाहत करनी चाहिए। लेकिन मसला ये है कि आप जब इस किस्म का काम करने जा रहे हैं, एक बड़ा अच्छा काम आपने किया, बड़ा सही सिम्त में आपने स्टेप उठाया, तो उसको इस तरह खराब करने की क्या जरूरत है? आप 7 को उठा लेते भाई उसको जलसे के बाद, अगर आपको ज्यादा ही शौक था। जलसा तो होने दें, उनका सदर आपने पकड़ लिया, तो फिर कोई ये तरीका वैसे है नहीं। अल्लाह करे कोई बेहतरी की सूरत निकले, हम तो दुआ ही कर सकते हैं। ठीक है साकिब, ये बताइएगा कि अडियाला जेल में क्या बात हुई, फिर बानी पीटीआई माने कैसे? और यही जैसे दो रुख अभी इंदिरा खालिद साहब ने हुकूमत के दिखाया, यहाँ पे भी एक दो रुख नज़र आ रहा है ना पीटीआई में। एक तरफ वो कह रहे हैं कि ठीक है हम कौमी सलामती के लिए इसमें शिरकत करने के लिए तैयार हैं, दूसरी तरफ वो एक भूख हड़ताल का भी इस वक्त ऐलान करने जा रहे हैं, भी उस पर मुशावरत चल रही है। तो क्या चल रहा है बानी पीटीआई के जहन में इस वक्त? एक तो आज जो वहाँ पे केस था उसमें मीडिया के साथ जो बात की उन्होंने, एक सवाल हुआ कि आप क्या एपीसी का हिस्सा होंगे? तो उन्होंने कहा बिल्कुल होंगे, और मैं मुल्क के लिए जो है वो एपीसी का हिस्सा होऊंगा। अच्छा। तो इस पर एक सवाल ये भी उठता है कि वो एपीसी जो अभी उसका टाइम नहीं आया कि कौन से टाइम कब होगी, डेट क्या होगी, उसमें पीटीआई ने शिरकत का जो है वो फैसला कर लिया है। ये बहुत ही कबल अज़ वक्त जो है वो है, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग है कि उसमें शिरकत का फैसला किया गया है। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि वो उनके केसेस जो है वो नहीं उस तरह सुने जा रहे, और वो उस पर भूख हड़ताल भी करेंगे और कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, वो जो है वो जेल से बाहर आना किसी डील के तहत बाहर नहीं आएंगे। तो इस किस्म की जो गुफ्तगू थी उन्होंने की। तो जो स्पेसिफिकली जो पीटीआई का इस जो एपीसी में शिरकत वाला जो मामला है, उस पे गवर्नमेंट के एंड पे, और दूसरे जो खैबर पख्तूनख्वा, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा फोकस जो ऑपरेशन का है वो वहाँ पे होना है, तो उन दोनों को अगर देखा जाए, तो अगर सबसे पहले अगर हुकूमत को हम देख लें, गवर्नमेंट को, तो जहाँ जिस इजलास में ये फैसला हुआ था, उस इजलास के हवाले से भी कन्फ्यूजन आई। कि पहले तो अली अमीन गंडापुर ने कहा कि उसमें तो डिस्कशन हुई, सारा सिक्योरिटी सिनेरियो उस पर डिस्कशन हुई कि उस पर करना चाहिए, लेकिन ये फैसला नहीं हुआ कि ऑपरेशन हमने शुरू करना है, ये उन्होंने क्लेम किया। फिर एक वजीर थे, हुकूमती वजीर थे, उन्होंने और बात की, और दूसरे वजीर ने और बात की कि किस तरह जो है वो वहाँ पे डिस्कशन हुई। तो ये वहाँ से कन्फ्यूजन जनरेट हुई। इनिशियली हुकूमत ने ये ऐलान किया कि एक फुल फ्लैज जो है वो ऑपरेशन शुरू होने जा रहा है, उसका फैसला हो गया है।
और उसके कोई बताया नहीं कि किस तरह होगा, किस तरह उस पर फौरी जो रद्द अमल आया। JUIF जो खैबर पख्तूनख्वा में स्टेक होल्डर है, उन्होंने जरगा भी बुलाया, PTI ने खैबर पख्तूनख्वा में जरगा बुलाया और दोनों ने उसको मुस्तरद कर दिया। फिर बाकी जो वहां पे पॉलिटिकल या नॉन पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने भी उसको जो है मुस्तरद किया। दूसरी तरफ जो गवर्नमेंट है उस लेवल पे अगर देखा जाए कि इन पॉलिटिकल पार्टीज को एंगेज किया जाए ताकि ग्राउंड पे जो पब्लिक की जो उनको सपोर्ट की जरूरत होती है इस किस्म के ऑपरेशंस के लिए, वो उसको उसकी राह हमवार की जाए। तो अगर हुकूमती साइड पे देखें तो मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई इस वाले से संजीदा भी है कि अगर APC भी बुलाएं तो वहां पे वो पूछेंगे कि आपने किस किस्म का करना है, क्योंकि बाद में कुछ वज़रा के बयान आए कि ये पुराने ऑपरेशन की तरह का ऑपरेशन नहीं है। ये एक डिफरेंट होगा। मतलब इसमें एक तो ये है कि वहां पे डिस्पर्स नहीं किया जाएगा, वहां से लोगों को उन जो इलाके हैं वो खाली नहीं करवाए जाएंगे या इस किस्म की सिचुएशन नहीं होगी। जो भी है सिचुएशन तो उन पॉलिटिकल पार्टीज के सामने कम से कम रखना चाहिए, उनको एंगेज करें, उनको किसी कंसेंसस पे लेकर आए। और ये सबको पता है, ये सेनेटर हिदायतुल्लाह जो है वो 2 दिन पहले देखें टारगेट बने हैं, लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत वक्त जो है वो उनको गिरफ्तार भी कर रही है। उनका जलसा है कल, उनका जो इस्लामाबाद का जो हेड था उसको कल इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया गया। आज एक और बंदा उनका जो है वो पता नहीं कहाँ चला गया, को लापता हो गया। फिर पंजाब हुकूमत जो है उसने खैर से बगावत का मुकदमा जो है उस पर उन्होंने मंजूरी दी है। अब ठीक है, वो पोलिटिकली वो जो भी डिसीजन दें, लेकिन जो ये जो वक्त था, मेरा ख्याल है अगर हुकूमत वक्त जो है वो इस हवाले से संजीदा है और वो ये चाहती है, और मेरा ये ख्याल है कि इश्यूज हैं खैबर पख्तूनख्वा और बॉर्डर लाइन पे। फिर ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि हम दूसरी तरफ भी अटैक करेंगे, उन्होंने 1-2 बयान दिए, उधर तालिबान से भी जवाबी बयान भी आए हैं। तो ये सारा एक सिनेरियो है, ऐसा नहीं है कि आप ऑपरेशन शुरू कर देंगे, रद्द अमल भी आ सकता है, वो एक्टिव भी हो सकते हैं, टारगेट भी कर सकते हैं। तो इस सारी सिचुएशन में संजीदगी इस चाहिए कि माहौल बनाएं, कंसेंसस डेवलप करें और उनके जो ग्रीवियस हैं उनको भी देखें और पॉलिटिकल पार्टीज को स्पेस दें। हुकूमत स्पेस नहीं देना चाहती, लेकिन कहती है कि हम जो है वो जो हमने फैसला किया है हम इसको जो है इम्प्लीमेंट करेंगे। बिल्कुल ठीक है जी। एक तरफ CPAC की सिक्योरिटी का मसला, नाजरीन जो भी हमने डिस्कस किया, अब CPAC का एक अहम मंसूबा खटाई में पड़ गया था, मगर फिर इसमें एक ट्विस्ट आया, इस पर करेंगे बात। CPAC के एक अहम मंसूबे ML1 के हवाले से पाकिस्तान के अंदर से ही कुछ मुतज़ाद खबरें सामने आ रही हैं। ML1 जो कि कराची से लेकर पेशावर तक रेलवे अपग्रेडेशन का एक मंसूबा है, 2014 में ये मंजूर हुआ था और पिछले 5 साल से इसमें ताख़ीर देखी जा रही है क्योंकि इसकी लागत पूरी नहीं हो पा रही। ओरिजिनली 9.8 अरब का ये मंसूबा था जिसकी कॉस्ट कटिंग की गई PDM के दौर में और इसे 6.7 अरब की लागत पर लाया गया था। मगर फिर एक्निक जो कि ऐसे बड़े मंसूबे अप्रूव करती है, जिसकी सदारत नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार साहब कर रहे हैं, वहाँ से ये स्टेटमेंट आई कि ये मंसूबा कॉस्ट कटिंग की वजह से अनवायबल हो चुका है और उसको डेफर करके इसकी जगह मोटरवेज़ और हाईवेज़ की मंजूरी दी। मगर फिर कहानी में आया एक ट्विस्ट जब दफ्तर खारिजा और एक्निक की स्टेटमेंट को पाकिस्तान की प्लानिंग एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, जिसकी सदारत एहसन इकबाल साहब कर रहे हैं, उन्होंने इस बात की तरदीद कर दी कि यह मंसूबा डेफर किया गया है और उसे एक मिसअंडरस्टैंडिंग करार दिया। राव खालिद साहब, CPAC जैसे सेंसिटिव मामले पर अगर मुल्क के अंदर से ही इस तरह के रिफ्ट्स नज़र आएंगे, इख्तिलाफात सामने आएंगे, तो ये कितना तशवीशनाक है मामला? बहुत ज़्यादा सीरियस मैटर है और आप इसकी हसासियत जो है CPAC के हवाले से और चीन के हवाले से है ही है, लेकिन उससे बढ़ के ये है कि अभी आप चीन का दौरा करके आए हैं और ये सारी चीज़ें वहाँ डिस्कस करके आए हैं, जैसे भी आपने किया या उन्होंने लिहाज ख्याल किया आपका, सारी सिचुएशन के बावजूद जो हमने पहले डिस्कस की है, उनके कंसर्न्स के बावजूद उन्होंने एग्री किया कि ठीक है जी हम ये करते हैं। और हाईएस्ट लेवल पे उनके प्रेसिडेंट जी जो हैं उन्होंने आपको अश्योरेंस दी है। तो उस लेवल पे जब अश्योरेंस लेके आप यहाँ पे धमाले डालते हुए आए हैं और हमें पिछले इतने दिनों से बता रहे हैं कि कितना कमाल होने जा रहा है इस सारे मामले में, तो आप ख़ुद क्या कर रहे हैं, किस तरह से आपने उसको तनाज़ा खड़ा कर दिया इस वक्त जो मुल्क आपका मदद करने को तैयार है हर तरीके से, जबकि कोई करने को तैयार नहीं है, उसको क्या मैसेज आप दे रहे हैं इन सारी चीज़ों से? अब ये अब पता नहीं अंदर उनका मसला क्या है क्या नहीं है, कितना सीरियस है कितना सीरियस नहीं है, लेकिन बादी नज़र में यही आता है कि वही जो साहब और जो बाकी ये वही नून लीग के अंदर वाली रिफ्ट है जो नजर आ रही है उनके दरमियान जो जी वो जो ये हुकूमती, एक तो
पॉलिटिकल रिफ्ट है ना, ये हुकूमती वो जो इख्तियारात की जंग है ना, ये उसका हिस्सा नजर आता है। अब CDWP उसको अप्रूव करती है उसकी उन फैसलों की रोशनी में जो चाइना में हुए हैं, वो अप्रूव करती है, वो भेज देती है एक्निक को। जाहिर है एक्निक की सदारत आपने जैसे बताया नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार साहब करते हैं। 29 जून को ये इजलास होता है, उसके बारे में तफसीलात जारी की जाती हैं। 21 प्रोजेक्ट एजेंडे पे थे, 20 के ऊपर डिसीजन होते हैं और 21वां ये है, ये डेफर कर दिया जाता है। 21 के ऊपर जितने डिसीजन अनाउंस हुए हैं उसमें सिर्फ एक डिसीजन के ऊपर प्लानिंग डिवीजन को एतराज़ है। फॉरेन ऑफिस अगर अनाउंस कर रहा है, फॉरेन मिनिस्टर है, उनके दफ्तर से अगर अनाउंस हो रहा है या फॉरेन मिनिस्ट्री उसको एंडोर्स कर रही है बिकॉज ऑफ दैट कि वो एक्निक के चेयरमैन, अदरवाइज तो जाहिर है प्लानिंग डिवीजन या हुकूमत पाकिस्तान को करना चाहिए था जी। फॉरेन ऑफिस के से अगर होता है तो उसका पर्पज़ यही है कि साहब की वजह से उन्होंने वो जारी किया। अच्छा, अब बाकी सारी चीज़ें अगर ठीक हैं तो ये गलत कैसे हो गई, इसमें क्या ऐसी गलती आ गई? और उसमें एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, इसमें जब डिस्कशन हुई है उसमें जो हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री है उन्होंने भी एतराज़ उठाया है। उन्होंने कहा कि जी ये जो रेलवे लाइन का प्रोजेक्ट है हमारा, ये जो हम IMF के साथ प्रोग्राम तय करने जा रहे हैं ना, उसके जो हमने गोल्स रखे हैं और जो चीज़ें हैं ये उससे मेल नहीं खाता, ये उसके कह ले के अपोजिट जा रहा है, ये हाँ कंट्रोवर्शियल यानी हो जाएगी ये चीजें, उसकी वजह से हमारे पास फाइनेंसेस नहीं है। बात सिंपली अगर वर्ड्स में कर दें इसको कि हमारे पास क्या फाइनेंसेस नहीं है इसको पूरा करने के लिए, इस मंसूबे को पूरा करने के लिए। ऑब्वियसली आप अगर 85% उनसे मांग रहे हैं, 15% आपने भी देना है, $6.7 बिलियन का 15% तो आपने भी देना है, तो उसके लिए आप फॉरेन एक्सचेंज आपके पास क्या है इतना कि आप उसको कंट्रीब्यूट कर सके। यकीनन कोई ना कोई IMF का होगा, दो वजह से हो सकता है, एक तो पैसों की वजह से हो सकता है, अच्छा। दूसरा जाहिर है अमेरिका का इन्फ्लुएंस IMF के ऊपर, वो चाहता होगा कि वो ना करे। दूसरा एक हमेशा से रहा है IMF और अमेरिका का रहा है कि जो भी चीनी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आती है फॉरेन एक्सचेंज की सूरत में, उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, एग्जैक्ट पता होना चाहिए कहाँ जा रहा है। आप हमें लगता है कि आप उधर से पैसे लेके तो हमारा लोन उतार देते हैं या कहीं और पे कर देते हैं, ये उनको बड़ा सीरियस कंसर्न हमेशा से रहा है और बार बार वो ये बात करते रहे। तो ये बहुत ही एक कह ले कि अजीबोगरीब सूरत हाल पैदा हुई है। और चलो फॉरेन ऑफिस ने वो कर दिया, गलती से कर दिया, डेफर कर दिया। एहसन इकबाल साहब के ऑफिस को चाहिए था फॉरेन ऑफिस से रब्ता करता, हर वक्त इकट्ठे होते हैं तकरीबन, उनको कहता कि सर ये हुआ है तो ये बराए मेहरबानी इस तरह से बात नहीं हुई थी, इस तरह से हुई थी, आप थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन जारी कर दें। कन्फ्रंट करने का मतलब ये है कि देयर इज समथिंग सीरियस गोइंग ऑन बिटवीन साहब एंड गवर्नमेंट, ठीक है। तो वो पहले ही हमारे को मामला चल नहीं रहे, लॉक जैम टाइप सूरत हुई है मामलात की, तो ये मजीद उसमें खराबी का बायस बनेंगे, यानी ये सोने पे सुहागा हो जाएगा, फिर जल्दी में तेल का काम। बिल्कुल ठीक बात है। नजमुल साकिब साहब, चले अगर हम मान लें एहसन इकबाल साहब की मिनिस्ट्री की स्टेटमेंट मान लें कि जी डेफर नहीं किया गया, तो इसका मतलब है कि क्या अब इस मंसूबे को प्रोसीड किया जाएगा और उसके लिए जो पैसे पहले नहीं थे, यानी अनवायबल कह दिया गया था कि उतने ही कॉस्ट में तो पूरा नहीं हो सकता, तो क्या अब वो वायबल हो गया, पैसे आ गए, कहाँ से आए? देखिए, यानी नज़र हमें ये आ रहा है कि आग लगी हुई है सामने, मुझे कुछ धुआं सा दाएं बाएं से उठता हुआ नज़र आ रहा है। जल्दी से उसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये समस्या, ये मुश्किल, ये जो इस वक्त कड़मासा मचा है, ये क्यों हुआ है, जिसके बारे में बात हो रही है, इसको कौन चेयर करते थे पहले, उसूली तौर पे कौन था? उसमें था कि हमारे वजीर खजाना करते थे इसको, जी फाइनेंस मिनिस्टर करते थे। पिछले कुछ दिनों में ये हुआ कि उन्होंने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये अपने पास ले लिया, ये उनसे चेयरमैनशिप या प्रेसिडेंटशिप उन्होंने अपने पास ले ली। मकसद यही था कि इनसे ले लेते हैं और फिर साहब चूंकि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं लिहाजा वो इसको हेड करेंगे। तो पहला तो आपके पास फैक्ट ये आया के बारे में, दूसरा आपके पास ये आया कि जो ये वजारत, ये जो कैबिनेट, ये जो सॉरी आपकी जो प्लानिंग यानी डिवीजन है, एहसन इकबाल जिसके ताहयात मैं तो जब से यानी जवान हुआ हूँ तब से सुन रहा हूँ कि इस डिवीजन के ये मिनिस्टर हैं।
ये कुछ इस तरह से समझते हैं कि जिस तरह ये सी पैक इनका है। अच्छा, पहले तो ये देखना है कि ये सी पैक जो प्रोजेक्ट है ये किसका प्रोजेक्ट है। ये आपकी रियासत पाकिस्तान का प्रोजेक्ट है, और मैं आपको यहां पे ये भी बता दूं कि ये किसी हुकूमत का प्रोजेक्ट नहीं है। वो यानी क्रेडिट लेने वाले आ जाते हैं। अच्छा, तीसरा इसमें एंगल ये है कि अगर फर्ज करें एक्निक की कोई कार्रवाई होती है, हाँ, कोई मीटिंग होती है, कुछ फैसले होते हैं, तो ये आपने किसके जरिए पहुंचाने हैं। अब उसमें आप देखते हैं कि लाइन मिनिस्ट्री कौन सी है। अच्छा, तो फॉरेन ऑफिस को बीच में आने की जरूरत क्या थी? फॉरेन ऑफिस इसलिए बीच में आया कि वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो चेयर कर रहे थे एक्निक की मीटिंग, ही हैपेंस टू बी द फॉरेन मिनिस्टर एज वेल। राइट। अच्छा, अब चूंकि फॉरेन मिनिस्टर ने कहा चल यार ये आप ही कर लेने। अच्छा, उधर डर मुझे पता है किस चीज का है। डर मुझे चीज का है कि अगर इस पे इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, हाँ, कि अपनी ही हुकूमत की दो इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रियां कौन पकड़ा जाएगा? आपस में अगर आमने सामने आ गई हैं तो बेचारा को फॉरेन ऑफिस का को बाबू पकड़ा जाएगा, और मुझे अच्छा, उसका बड़ा अफसोस है अभी से ही। और मुझे ये आपको बता दूं, प्लानिंग डिवीजन में से कुछ नहीं होगा, फॉरेन ऑफिस में से होगा। आगे चले। अच्छा, ये जो आपकी वाइबल और अनवाइबल वाली डिस्कशन है ना, ये ऐसे ही है। अच्छा, एक्निक ने फैसला किया, उसको सिर्फ पहुंचाने का था। और याद रहे कि ये 85% जो कर्जा है और यानी 15% हमारा, ये चाइना की डिमांड है कि इसको इस तरह से इसको 1/3 कम करे खर्चा। अच्छा, ये कोई फॉरेन ऑफिस की या प्लानिंग डिवीजन की डिमांड नहीं है। अच्छा, ये भी तय हो गया। ठीक। अब ये है कि आते हैं अब सी पैक पे, और इस वक्त की आखिरी 1-2 बातें जी। देखिए, ये सी पैक जो है ना, ये जो सेकंड फेज शुरू हुई है, जिसको बड़े तुम तराक से आपने कहा जी अपग्रेड कर दिया और ये कर दिया, आप इसके साथ क्या कर रहे हैं। और याद रहे कि चीन आपसे पहले तो वैसे कहता रहता था ना दबे अल्फाज में, अब उन्होंने खुल के कहा है कि गलती गुंजाइश निश्ता, अब गलती की गुंजाइश नहीं है। और अब जब आपको ये पता है कि आपने अपनी कमिटमेंट्स पूरी करनी है, चाहे वो आपके पैसे की कमिटमेंट हो, आपके रिसोर्सेज की हो, सिक्योरिटी खास तौर पे हो, ये आपने कमिटमेंट्स पूरी करनी है। उसमें आपके 2 मिनिस्टर आमने सामने हैं, 2 मिनिस्ट्रियां आमने सामने हैं। ये आप अवाम को तो छोड़े, उनको तो आप देखते नहीं हैं। आप चीन को क्या मैसेज दे रहे हैं ये सारा कुछ करके? खुदा के लिए प्राइम मिनिस्टर को चाहिए एक स्टेटमेंट दें कि ये गलत फहमी थी, ये दूर हो गई है, हम इस तरह कर रहे हैं, हम इस तरह कर रहे हैं, ठीक है। और अगर वो ये नहीं करते, ये चीज आगे जाती है। याद रहे, चाइना की एम्बेसी बहुत बड़ी है इस्लामाबाद में जी। उनके पास बहुत सारे उनके जो हैं वो जराए हैं, हाँ, वो इस तरह की मालूमात हमसे ज्यादा रखते हैं। तो इससे पहले कि बीजिंग में कोई इसके बारे में फैसला हो, काइंडली प्राइम मिनिस्टर साहब इसके बारे में क्लैरिफाई कीजिए और इस प्रोजेक्ट को किसी वजह से चलने दीजिए। साकिब, ऐसी सिचुएशन में जबकि चाइनीज़ पहले ही मुख्तलिफ मौज़ूआत पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करें, जिसमें सबसे मेजर तहफ़्फ़ुज़ात उनके सिक्योरिटी कंसर्न्स थे, ऐसे में अब ये एक नया तनाज़ा खड़ा हो गया है, तो किस तरह डील करेगी अब हुकूमत? हुकूमत को पहले तो सबसे पहले एक क्लैरिटी देनी चाहिए। इतना जो है वो सेंसिटिव मैटर है, और उसमें 2 वज़ीर या 2 वजारतें जो है वो उनके अलग अलग बयानात आए हैं। जो प्लानिंग जो मिनिस्ट्री है उसको एक वजाहत जारी करना पड़ी, और मोफा की जानिब से जो बात आई वो वैसे उनका काम, मेरे ख्याल में भी उनका काम जो है वो नहीं बनता। वज़ीर ख़ारजा बेशक वो हैं, लेकिन बतौर नायब वज़ीर आज़म उन्होंने ये जो है वो चेयर की थी, जो एक्निक की जो थी उसकी सरबराही की थी, और उसके बाद उन्होंने फ़ैसला किया। और इसमें जो हुकूमत की संजीदगी का भी इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि अभी रिसेंटली जो प्राइम मिनिस्टर का विज़िट था चाइना का, वहाँ से आने के बाद बहुत दावे भी किए गए। फिर यहाँ पे जो चाइनीज़ आए उन्होंने बड़ी खुल के बात की। और अभी जो हमने पिछले टॉपिक में भी बात की, जो चाइनीज़ की सिक्योरिटी के हवाले से, कि जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं यहाँ पे, उनमें से एक जो है प्रोजेक्ट ये भी है। तो उन प्रोजेक्ट्स के हवाले से चाइनीज़ पहले ही उनके खदशात जो है वो मौजूद हैं, और उन्होंने खुल के बात की कि जो चाइनीज़ इंजीनियर्स हैं उनकी सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाए। और पाकिस्तान ने अगले दिन ही एक तरह बड़ा फैसला किया, जिसके हवाले से एक बड़ी डिस्कशन पूरे मुल्क में जो है वो जारी है। तो इस सारी सिचुएशन में जो 2 मिनिस्ट्रीज़ हैं उनका आपस में इस तरह क्लैश आना, इस पे बड़े सवालात उठते हैं। और यकीनी तौर पर जो चाइनीज़ हैं
वो उनके पास इंफॉर्मेशन तो हर किस्म की जा रही होती है, और ख़ास तौर पर जो स्टोरी आई है आज, जो स्टोरी आई है ट्रिब्यून की, उस स्टोरी को यकीनी तौर पर वो भी देख रहे होंगे कि ये हुआ क्या है और गवर्नमेंट जो है वो क्या सोच रही है, और वो भी शायद इंतज़ार में होंगे कि अब क्लैरिटी जो है वो हुकूमत की जानिब से आए। अगर नहीं आती तो हो सकता है कल जो है वो चाइनी जो वजारत खारजा है उनकी भी ब्रीफिंग होती है, उनसे कोई क्वेश्चन हो गया तो वो फिर उसको रिस्पॉन्ड करेंगे या नहीं करेंगे, वो तो बात का मामला है। लेकिन हुकूमत वक़्त को बहरहाल इस अहम और सेंसिटिव मैटर में थोड़ी सी संजीदगी दिखानी चाहिए। और जब हुकूमत एक है, वजीर जो है वो दोनों इसहाक डार साहब हैं और एहसन इकबाल साहब हैं, वो मुस्लिम लीग नून से हैं, वो आपस में कोई कोऑर्डिनेशन कर लेते, एक ही पार्टी से हैं, वो आपस में कोऑर्डिनेशन कर लेते, कहीं पे कोई क्लैरिटी की जरूरत थी वो क्लैरिटी हो जाती, बजाय इसके कि इस मामले का जो है वो पब्लिक में लाया जाता और पब्लिक में ला के डिस्कस किया जाता। लेकिन एक एंगल और भी है कि ये जो पब्लिक में आया है इसका मतलब ये है कि क्लैश बड़े पैमाने का है, हो सकता है बात हुई भी हो और रिफ्ट हो, अंदरूनी जो है वो रिफ्ट हो और वो एक दूसरे की ना सुन रहे हो। नाज़रीन याद रखिए, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। आस्ताना में शंघाई ताउन तंजीम यानी SCO प्लस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ था, जिसमें इस खित्ते के अहम ममालिक ने शिरकत की। फिर इस मौके पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने भी कुछ अहम मामलात पर बात की। एक तो उन्होंने SCO ममालिक में मकामी करेंसियों के इस्तेमाल की तजवीज़ दी है, इसको भी थोड़ा देख लेंगे। साथ ही अफ़गानिस्तान के हवाले से उन्होंने बात की और ज़ोर दिया इस बात पर कि अफ़गानिस्तान दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ मौसर इक़दाम करे ताकि उसकी सरज़मीन किसी दूसरे मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना हो। इंटरेस्टिंग बात यह कि इस मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से भी मुलाकात हुई है और रूस के सदर ने अफ़गानिस्तान के हवाले से एक बड़ी अहम पॉलिसी स्टेटमेंट इस मौके पर दी। रूस के सदर का ये कहना था कि दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग में तालिबान हमारे इत्तेहादी हैं और हमें ये ज़रूर तस्लीम करना चाहिए कि तालिबान का एक मुल्क पर कंट्रोल है। इससे कबल भी हमने देखा था कि रूस ने तालिबान के साथ ताल्लुकात को फ़रोग़ दिया और पुतिन ने गुज़िश्ता माह तालिबान हुकूमत के साथ ताल्लुकात इस्तिवार करने पर भी जोर दिया था। तो नजमुस साकिब साहब, क्या रूस अफ़गानिस्तान के दरमियान अच्छे ताल्लुकात पाकिस्तान के लिए एक बुरी खबर है? ये तो आपको थोड़ी देर बाद बताता हूँ, क्योंकि उसमें ये बड़ी अहम सूरत हाल डेवलप हो गई। देखिए, सबसे पहले तो एक मिनट में ये देख लेते हैं कि SCO के में अगर कोई हमारा प्राइम मिनिस्टर या कोई बयान देता है तो उसकी रेलेवेंस क्या है। ये अगर आपने कह दिया कि जी अफगानिस्तान के बारे में ये करना चाहिए, दहशत गर्दी के बारे में ये करना चाहिए, कोई कॉमन करेंसी होनी चाहिए, मुकामी करेंसी होनी चाहिए, तो ये बयानात होते हैं। इससे पता लगता है कि ये एक मल्टीलैटरल फोरम है, उसमें हर कोई मुल्क का जो सरबराह है वो आके बात करता है। याद रहे कि अक्टूबर में ये मेला जो है SCO का इस्लामाबाद में इंशाल्लाह सजेगा, क्योंकि चेयरमैनशिप जो है वो इस्लामाबाद के पास होगी। अच्छा, ये तो हो गया इसका। इसकी कोई हैसियत नहीं होती इस लिहाज से कि इसमें आखिर में एक आपकी यानी यूँ समझिए एक डॉक्यूमेंट निकलता है, उसमें होता है जी इन्होंने मिल के ये बात की। अब उसमें चूंकि सैंक्शन नहीं होती, पीछे कोई ये नहीं होता कि ये इसको करना है, किस तरीके से करना है, तो बात फिर वहीं पे ही रह जाती है। तो अगर आप SCO की पिछली 23 समिट्स की बात करें तो उसमें देखें कि उनमें जो जो कुछ हुआ, जिस जिस जगह पे बात हुई, उस पर अमल दरामद क्या हुआ। जो काम की बात आपने यानी जो इशारा दिलवाया है ना, वो ये हुआ कि इसमें ये होता है कि मार्जिन्स पे यानी साइड लाइन्स पे आपकी मुलाकातें होती हैं। जिस तरह के यानी प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की मीटिंग आपने बताया शहबाज शरीफ साहब से हुई, और वो इटसेल्फ एक बहुत बड़ी फोटो ऑप्स थी, बताना था कि जी हमारा झुकाव जो है वो इस तरफ है। याद रहे अमेरिका तो इसमें नहीं था, इस पे तो चीन, रूस और इंडिया वगैरह, इंडिया से तो मुलाकात का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो उसमें पुतिन से मिलना एक अहम खबर, और उस पे जो आपने बताया ना तालिबान का, उस पे मैं इस वक्त जो है ना वो 2 मिनट आपके लेके, क्योंकि वो हमारा मसला है। देखिए, अफगानिस्तान से हमें काफ़ी अरसा हो गया ये कहते हुए कि उधर से दहशत गर्दी एक्सपोर्ट हो रही है। अब ये जो यानी अज़्म इस्तेहकाम का प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, इसमें भी हमें डिफेंस मिनिस्टर ने ये बताया कि हम वहाँ जाएंगे और वो हम उन पे वो जो दहशत गर्द हैं उनके घरों में जाके वगैरह वगैरह कोई यानी प्रोजेक्ट वगैरह करेंगे। ये तो उधर से भी जवाब आया कि अगर आप करेंगे ये तो फिर करके देख लें। तो एक हमारी जो इक्वेशन है वो बन रही है यानी दहशत गर्दी के खिलाफ, जो कि
प्राइम मिनिस्टर ने मेन जो बातें की ना वो इत्तेफाक से उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ हमें एक मुश्तरका महाज बनाना चाहिए, जिसका सीधा सीधा जवाब है ऐसा नहीं हो सकता। फिर उन्होंने कहा जी अफगानिस्तान के साथ एंगेज करें, तो वो अपने अपने मुल्क में एंगेज कर रहे हैं लोग, उनको यानी चीन को और रूस को टीटीपी का क्या लेना देना, ये उनका मसला नहीं है, ये मसला मेरा है, ये मेरे मुल्क का है, पाकिस्तान का है। अब इसमें जो आती है बात बुनियादी वो ये आती है कि चीन का अगर हम देखें एससीओ के जो मेंबर्स मेन तो चीन ही है ना, जी। चीन जो है वो डिफैक्टो, एक डिजोर होता है एक डिफैक्टो होता है, वो मान चुका है कि तालिबान की हुकूमत है। उनके सफीर एक दूसरे के कैपिटल में काम कर रहे हैं। रूस ने जिस तरह अभी आप बताया कि रशिया ने ये कहा कि वो हमारे अलाइज हैं, इत्तेहादी का लफ्ज है, उसमें ये नहीं है कि शराकतदारी है या फलाना है, इसका क्या मतलब है। और रूस का अगर आप देखें पिछले यानी कई बरसों से, तो चाहे वो फूड सिक्योरिटी हो, चाहे वो कोई प्रोजेक्ट हो, कोई हिसाब किताब हो, तो वो तालिबान की गवर्नमेंट के साथ मिलके काम कर रहे हैं। इसी तरह इंडिया है, इंडिया के भी अपने जो है ना वो टेंटिकल्स उधर अभी भी मौजूद हैं, हिसाब किताब उनके चल रहे हैं। सेंट्रल एशिया बाद में आ जाता है, उसके मुमालिक जो हैं वो देख रहे हैं कि ये बड़े बड़े मुल्क क्या फैसला करते हैं। एक चीज की याद दहानी कराऊंगा कि जब तालिबान की गवर्नमेंट आई थी तो अमेरिका ने और वेस्ट ने कहा जी हम इसको नहीं मानते, इन तालिबान की हुकूमत को, इसको रिकग्नाइज नहीं करते। तो उस वक्त चीन, रूस और सेंट्रल एशिया बशमूल पाकिस्तान, इन्होंने ये फैसला किया था कि अगर ये नहीं करते तो हम रीजनली एक्सेप्ट कर लेंगे। उस पे उसके बाद कोई पेशरफ्त नहीं हुई। लेकिन ये जो इस वक्त ये आखिरी बात मैं कर रहा हूं ना, ये सबसे ज्यादा अहम है, और वो ये है कि चीन ने डिफैक्टो कर लिया, रूस के वो इत्तेहादी हैं और बाकी भी तैयार हैं। ऐसा ना हो कि अगर पाकिस्तान ने अपनी पॉलिसी में एडजस्टमेंट नहीं की तो ये ना हो कि सारी दुनिया एक तरफ है और पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस रूम के बाहर खड़ा हुआ है। उसके लिए बहुत जरूरी है कि अपनी पॉलिसी में मुनासिब एडजस्टमेंट्स अभी से ही कर ले। किस तरह की एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी राव खालिद साहब हमें पॉलिसी में इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए, और दूसरा ही कि आपके नज़दीक क्या अहम टेकअवेज हैं इस एससीओ कॉन्फ्रेंस से? अगर हमें पता होता तो अब हम किसी और सूरत हाल में होते। हम इस तरह अफगानिस्तान से भी लड़ना रहे थे, जिनको सारी ज़िंदगी हमने सपोर्ट किया है, हर तरह से सपोर्ट किया है और बड़े अच्छे हमारे डायनामिक्स कितने बदल गए ना राव खालिद साहब। मैं सोच रही थी कि यही तालिबान या मुजाहिदीन थे जो रूस के खिलाफ लड़ रहे थे पहले ज़माने, और अब वो इकट्ठे हो गए। जी वो लड़ रहे अब उसके बहुत से और पहलू हैं, वो लड़ाई के और सारी चीज़ें, उसके बैकग्राउंड क्या है सारा, तो उसको सिर्फ एक जुमले में कह देता हूँ कि यानी ये महज इत्तेफाक नहीं होता कि 77 में पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगे और 79 में रूसी इन्वेजन हो जाए, और 99 में पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगे, उसी तरह ठीक 2 साल बाद 9/11 हो जाए। तो ये बहरहाल है चीज़ें बहुत सी उसमें जो देखनी पड़ती हैं आपको। इवन अयूब खान के मार्शल लॉ के साथ भी इसी किस्म का था कि वो लगा, तो उसके बाद आप अचानक अमरीकी को 2 साल बाद अड्डे दे दिए, बड़ावीर में आके बैठ गए और रूस की सर्विलेंस शुरू कर दी। तो ये बड़ी हिस्ट्री और किस्म की है ये सारे मामलात। जहाँ तक बात है ये पहले तो इस फोरम की बात कर लेते हैं, ये कितना इम्पोर्टेंट फोरम है जी। उसकी इम्पोर्टेंस का आप इनके ये क्या कर रहे हैं, क्या नतीजा निकल रहा है, उससे हट के आप देखें जो नाकिद है वेस्ट है, वो पिछले 2 दिन से वावेला मचाया हुआ उन्होंने कि ये जो यूरेशिया के कंट्रीज़ हैं, रूस और चीन का इन्फ्लुएंस वहाँ पे बढ़ रहा है, उसकी दोस्तियाँ बढ़ रही हैं, उनकी मोहब्बत बढ़ रही है आपस में, और उसका ये जो बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस है वो वेस्ट और अमेरिका के लिए बड़ा ख़तरनाक हो सकता है। ये 2 दिन से मैं देख रहा हूँ उधर से काफ़ी मुख्तलिफ उनके जो तर्जमान कह लें, उनके जो माउथ पीस कह लें, जो लिखने वाले हैं, वो इस पे बहुत ज़्यादा कंसर्न शो करें। उसका मतलब ये है कि कोई इफ़ेक्टिव फोरम अगर है नहीं तो बन सकता है आगे चल के, इसके जिस तरह की चल रही है चीज़ें आगे। दूसरी इसकी इफ़ेक्टिवनेस जो है वो हमने देखी इमरान खान जब थे वज़ीर आज़म, उस वक्त एक स्ट्रेटजी उस वक्त बनी थी, मोहित यूसुफ साहब जिसको स्पीयर हेड कर रहे थे उस वक्त, जो एडवाइज़र थे नेशनल सिक्योरिटी के, हाँ, तो उसमें ज़ाहिर एस्टेब्लिशमेंट की इनपुट थी कि एससीओ कंट्रीज़ को हम, क्योंकि वो कहते हैं ना कि आप इधर उधर से कोई बात करें दूसरे शहर से आके और होती है, महल्ले का बंदा जब 5 बंदे मिलके किसी को कहते हैं ना कि यार देखो भाई
हम खित्ते में थोड़ा सा, मोहल्ले में थोड़ा सा सुकून रहने दो, आपस में मामला तय करो, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। तो इस किस्म की स्ट्रेटजी थी कि इंडिया के ऊपर हम प्रेशर तो नहीं, लेकिन एटलीस्ट उसको कन्विंस करने के लिए हम दोस्त मुल्क जितने के खित्ते के लोग हैं, क्योंकि वो उससे बात करें कि यार कश्मीर पे बैठो, बात करो, कुछ मामलों की तरफ लेके जाओ, ये एक उसका हो सकता है। दूसरा, पुतिन की बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, उसको मैं और तरह से देखता हूँ। अच्छा, वो अलाइज किस नजरिए से कह रहा है? दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में अलाइज, हाँ, दहशत गर्दी के खात्मे के लिए अलाइज। वो कहता है कि ये एक मुल्क में वो हुक्मरान है, उनका कंट्रोल है और वो अमन और सलामती और इस्तेकाम लेकिन अगर तालिबान फैसिलिटेटर्स हैं दहशत गर्दों के या उन्होंने पनाहगाहें दी हुई हैं, तो फिर वो खिलाफ कैसे करेंगे काम? ये मैं यही कह रहा हूँ, जो अप्रोच पुतिन की है, वो कहता है कि ये जो काम कर रहे हैं ये दहशत गर्दी को ख़त्म करने के लिए कर रहे हैं। अच्छा, वो कर रहे हैं नहीं कर रहे अलग बात है, लेकिन बात। वो अलाइज होने का मतलब ये है कि वो इन्फ्लुएंस अपना यकीनन वहाँ एक्सरसाइज करेंगे। चीन वहाँ काम कर रहा है, 1700 इंजीनियर चीन के काम कर रहे हैं, क्योंकि मिलके ये चीज़ें हमें बेनिफिट दे सकती है, हम उनका वो इन्फ्लुएंस यूज़ कर सकते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर। ठीक है जी नाजरीन, ये सवाल आपके लिए छोड़ के जा, इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।